अगर हम सैटेलाइट इमेजरी या गूगल अर्थ पर भारत का नक्शा देखें ना, तो ऊपर से सब कुछ एक बहुत ही शांत, स्थिर, हरे और भूरे रंग के ग्रिड जैसा दिखाई देता है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है जैसे देश की जमीन, जंगल और खेत एक परफेक्ट संतुलन में है। लेकिन क्या हो अगर ये हरा रंग एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल भ्रम हो? ये असल में बदल क्या रहा है? और ये बही खाता पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वो बस उन बदलावों की ओर इशारा करता है जिन्हें हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज कर देते हैं। सही कहा। तो चलिए सबसे पहले उस हरे रंग के भ्रम से ही शुरुआत करते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में कुल वन और वृक्षावरण 25.17% है। जो कि करीब 8,27,000 वर्ग किलोमीटर बैठता है। हाँ, और सुनने में ये आंकड़ा काफी संतोषजनक लगता है, लेकिन श्रुत में एक बहुत ही सूक्ष्म तकनीकी बंटवारा है। इसमें प्राकृतिक वन 21.76% है और मानव निर्मित वृक्ष यानी जो हमने लगाए हैं वो 3.41% है। यही वो जगह है। मतलब पहली नजर में मैं सोच रही थी कि पेड़ तो पेड़ है, चाहे कुदरत उगाए या इंसान, इसमें इतना बड़ा फर्क क्यों है? यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। फॉरेस्ट कवर यानी प्राकृतिक वन और ट्री कवर यानी इंसानों द्वारा लगाए गए पेड़ों के बीच एक जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा। हाँ, क्योंकि प्राकृतिक जंगल सिर्फ लकड़ियों का एक समूह नहीं होता, यह हजारों सालों में विकसित हुआ एक बेहद जटिल इकोसिस्टम है। राइट। इसमें मिट्टी के नीचे फंगस का एक पूरा नेटवर्क होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, जल स्तर को बनाए रखने की एक प्राकृतिक प्रणाली होती है। इसके विपरीत जब इंसान किसी सड़क के किनारे पेड़ लगाता है ना, जिसे हम कमर्शियल प्लांटेशन कहते हैं। बिल्कुल, कमर्शियल प्लांटेशन या मोनोकल्चर, तो वो हरियाली तो ले आता है लेकिन वो उस जटिल प्राकृतिक तंत्र को दोबारा जिंदा नहीं कर सकता। यानी ये कुछ वैसा ही है जैसे असली बालों और कॉस्मेटिक हेयर एक्सटेंशन में फर्क होना। अरे वाह, क्या उपमा दी है। बिल्कुल ऐसा ही है ना? एक्सटेंशन से सिर भरा हुआ तो लगेगा, वो दिखने में भी अच्छे लगेंगे, लेकिन उनकी कोई जड़ें नहीं होती। वो सिर की त्वचा को पोषण नहीं दे सकते। 100% सही बात। आप रातों रात 1 लाख पेड़ लगाकर कार्बन तो सोख सकते हैं, लेकिन एक टाइगर रिजर्व या सदियों पुराने जंगल वाला प्राकृतिक संतुलन नहीं बना सकते। और इसी प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ना 1988 की राष्ट्रीय वन नीति में एक बहुत ही वैज्ञानिक नियम तय किया गया था। वो 35% वाला? लगभग। वो नियम कहता है कि पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम 67% और मैदानी इलाकों में 33% वन होने चाहिए। ये अनुपात इतना अलग क्यों रखा गया? मतलब पहाड़ों के लिए इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि पहाड़ों की टोपोग्राफी यानी वहां की भौगोलिक संरचना बहुत नाजुक होती है। अगर वहां पेड़ों की गहरी जड़ें मिट्टी को बांध कर नहीं रखेंगी तो भारी बारिश में सीधे भूस्खलन या लैंडस्लाइड होगा। ओहो, नदियां अपने साथ पूरी मिट्टी बहा ले जाएंगी। बिल्कुल। वहीं मैदानी इलाकों में 33% का लक्ष्य इसलिए है क्योंकि वहां इंसानी आबादी, खेती और उद्योगों के लिए भी तो जमीन चाहिए होती है ना। दोनों जगहों की जरूरतें और खतरे बिल्कुल अलग हैं। और जब हम इसी नियम को राज्यों के मौजूदा डेटा पर लागू करते हैं तो तस्वीर काफी उलझ जाती है। रिपोर्ट बताती है कि कुल क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा जंगल हैं। हाँ, वो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है। लेकिन अगर राज्य के कुल आकार के प्रतिशत के रूप में देखें तो लक्षद्वीप 91% के साथ टॉप पर है और बड़े राज्यों में मिजोरम का दबदबा है। लेकिन मुझे जिस आंकड़े ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये है कि जंगलों में सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई, जबकि उसी से सटे हुए मध्य प्रदेश में वनों के क्षेत्रफल में भारी गिरावट आई है। करीब 612 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगल खत्म हो गए हैं। ऐसा क्यों? ये विकास की उस भारी कीमत का सीधा उदाहरण है जो प्राकृतिक संसाधनों को चुकानी पड़ती है। मतलब हाईवे और कंस्ट्रक्शन? हाँ, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़े हाईवे और माइनिंग यानी खनन परियोजनाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। जब आप एक 4 लेन हाईवे को किसी अभयारण्य के बीच से निकालते हैं तो सदियों पुराना जंगल कटता है। और छत्तीसगढ़ में जो वृद्धि दिख रही है वो क्या है फिर? वो मुख्य रूप से उन वृक्षारोपण अभियानों का नतीजा है जो काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए किए गए हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, वो नया ट्री कवर उस काटे गए फॉरेस्ट कवर की कमी को तुरंत पूरा नहीं कर सकता। सही बात है। और जंगलों के इस पूरे गणित में स्रोत एक और बेहद खास तरह के इकोसिस्टम का जिक्र करता है, मैंग्रोव। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन और गुजरात के तट। हाँ, लेकिन मैंग्रोव को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्योंकि मैंग्रोव हमारे तटों का जैविक कवच है।
इनकी जड़ें जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर की तरफ पानी और दलदल में एक जाल की तरफ फैली होती हैं। अच्छा। जब समंदर से कोई भयानक चक्रवात या सुनामी उठती है ना, तो ये उलझी हुई जड़ें उन लहरों की ऊर्जा को सोख लेती हैं। मतलब वो पानी की रफ्तार को तोड़ देती हैं, जिससे तटीय शहर समुद्र में बहने से बच जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन चिंता की बात यह है कि डेटा गुजरात और अंडमान निकोबार में मैंग्रोव की क्षेत्रफल में गिरावट दिखा रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश में कुछ सुधार है। अगर ये कवच कमजोर हुआ तो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में तटीय शहरों को सीधे खारे पानी और तूफानों का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा संकट है जो सीधे तौर पर जमीन से जुड़ा है। हाँ, और जमीन की बात आते ही कृषि का मुद्दा सामने आ जाता है। बिल्कुल। हम इस चर्चा के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जंगल खत्म होते हैं तो जमीन बनती है, और उस जमीन पर वो चीज होती है जो इस पूरे देश का पेट भरती है, खेती। और खेती की कहानी इस समय एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है। स्रोत में नई 11वीं कृषि गणना का विस्तृत ब्यौरा है, और सबसे पहली बात जो सामने आती है वो है इसका तकनीकी स्वरूप। हाँ, वो डिजिटल वाला हिस्सा। ये गणना इतिहास में पहली बार पूरी तरह से, मतलब 100% डिजिटल हो रही है। कोई कागजी रजिस्टर नहीं, सब कुछ स्मार्टफोन, एप्स और क्लाउड सर्वर के जरिए दर्ज हो रहा है। सुनने में बहुत आधुनिक लगता है ना? लेकिन जब हम पिछली गणनाओं से निकले जमीनी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो तकनीक की ये चमक फीकी पड़ने लगती है। डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि भारत के 86% किसान लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। हाँ, और पीढ़ियों दर पीढ़ी जमीन बंटने के कारण अब एक औसत किसान के पास खेती के लिए सिर्फ 1.08 हेक्टेयर जमीन बची है। ये 1.08 हेक्टेयर का आंकड़ा महज एक सांख्यिकी नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। इसे समझने के लिए मैं एक तुलना करना चाहूंगी। आमतौर पर लोग इसे एक पिज्जा के बंटने जैसा मानते हैं कि जमीन छोटे टुकड़ों में बंट गई। ये बहुत आम बात है। लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई भारी भरकम उत्पादन वाली फैक्ट्री हो, लेकिन आपने उस फैक्ट्री को इतने छोटे छोटे कमरों में बांट दिया है कि अब आप वहां कोई आधुनिक मशीन लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा। आप वहां ट्रैक्टर नहीं घुमा सकते, ड्रिप इरिगेशन का बड़ा सेटअप नहीं लगा सकते। जब 86% किसानों के पास इतना छोटा खेत है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन से होने वाला मुनाफा तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। कोई 1 हेक्टेयर के खेत पर 8 लाख का ट्रैक्टर खरीदकर कैसे मुनाफे में रह सकता है? वो रह ही नहीं सकता। और यही वजह है कि खेती लगातार घाटे का सौदा बनती जा रही है। और जमीन सिकुड़ भी तो रही है। बिल्कुल। जमीन के सिकुड़ने के पीछे सिर्फ भाइयों में होने वाला बंटवारा ही जिम्मेदार नहीं है। तेजी से फैलता शहरीकरण उपजाऊ जमीन को कंक्रीट के जंगलों में बदल रहा है। हाँ, नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। नए एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये सब सीधे खेतों के बीच से गुजर रहे हैं। खेती योग्य जमीन का दायरा लगातार सिमट रहा है। लेकिन इसी निराशाजनक आर्थिक तस्वीर के बीच स्रोत एक बहुत ही अलग तरह के सामाजिक बदलाव की ओर इशारा करता है। वो महिलाओं की भागीदारी वाला आंकड़ा। हाँ, डेटा बताता है कि खेती की जमीन पर महिलाओं का मालिकाना हक जो पहले 12.79% था, वो अब बढ़कर 13.96% हो गया है। अगर हम गहराई में जाएं तो क्या ये सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण का सीधा परिणाम है या इसके पीछे कोई मजबूरी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस परिघटना को अर्थशास्त्र में कृषि का नारीकरण या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कहा जाता है। तो इसका असल मतलब क्या है? क्या परिवार खुशी खुशी जमीन महिलाओं के नाम कर रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, लेकिन इसका मुख्य कारण ये है कि जब 1 हेक्टेयर जमीन से परिवार का गुजारा नहीं होता तो घर के पुरुष काम की तलाश में शहरों या फैक्ट्रियों की ओर पलायन कर जाते हैं। अच्छा, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं। हाँ, पीछे गांव में वो छोटा सा खेत और पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ जाती है। हाँ। धीरे धीरे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए या व्यावहारिक कारणों से उस जमीन का मालिकाना हक भी महिलाओं के नाम पे ट्रांसफर होने लगता है। यानी ये प्रतिशत बढ़ना एक बहुत बड़े जनसांख्यिकीय बदलाव, मतलब डेमोग्राफिक शिफ्ट का सबूत है। बिल्कुल। ये बहुत अहम बात है। जब 1 हेक्टेयर जमीन से गुजारा नहीं होता और मौसम की अनिश्चितता बढ़ती है तो किसान को एक ऐसे विकल्प की तलाश होती है जो उसे रोजाना नकद आमदनी दे सके। हाँ, क्योंकि फसल तो 6 महीने में एक बार पैसा देगी। लेकिन घर का खर्च तो रोज चलना है, और यहीं से खेती की कहानी सीधे तौर पर हमारे तीसरे हिस्से यानी पशुधन या लाइव स्टॉक की तरफ मुड़ जाती है।
और भारत के मामले में पशुधन कोई साइड बिजनेस नहीं है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन बन चुका है। आंकड़े तो यही गवाही देते हैं। भारत में इस समय 53.57 करोड़ पशु हैं। दूध उत्पादन में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है और देश के भीतर उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। लेकिन स्रोत जब इन पशुओं की नस्लों और उनके बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करता है तो वो डेटा किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। सच में हमारी देसी नस्लें अपने पर्यावरण के हिसाब से इतनी बारीकी से विकसित हुई हैं कि हैरानी होती है। प्रकृति ने हजारों सालों की प्रक्रिया में इन नस्लों को वहां के मौसम के हिसाब से गढ़ा है। उदाहरण के लिए गायों में साहीवाल को देखिए। स्रोत बताता है कि इसका दूध सबसे मीठा होता है। और थार पारकर भी है। हाँ, थार पारकर। इसके नाम में ही इसका गुण छिपा है, थार के रेगिस्तान को पार करने वाली। बिल्कुल, ये भयंकर सूखा, 50 डिग्री की गर्मी और चारे की कमी के बावजूद जिंदा रह सकती है और दूध दे सकती है। और भैंसों में देखें तो मुर्रा नस्ल है जिसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसके सींग जलेबी की तरह मुड़े होते हैं, लेकिन इसकी असली कीमत इसके दूध के भारी उत्पादन में है। और एक भदावरी भैंस भी है। हाँ, जिसका रंग तांबे जैसा होता है। स्रोत के अनुसार इसके दूध में सबसे ज्यादा फैट प्रतिशत होता है। और दूध के अर्थशास्त्र में ना, फैट का प्रतिशत ही सब कुछ तय करता है। भारत में डेयरी कंपनियां दूध की कीमत उसमें मौजूद फैट और SNF यानी सॉलिड नॉट फैट के आधार पर तय करती हैं। भदावरी का दूध इसलिए ज्यादा कीमत पर बिकता है। सिर्फ गाय भैंस ही नहीं, छोटे पशुओं की बायोडाइवर्सिटी भी कमाल की है। जैसे इटावा की जमनापारी बकरी, जिसकी नाक बिल्कुल तोते जैसी होती है। और बर्बरी बकरी, जिसे सिटी गोट कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार इतना छोटा है कि इसे शहरों में छोटी जगह पर पाला जा सकता है। फिर ठंडे रेगिस्तान, लद्दाख की मशहूर पश्मीना बकरी, जिसके बारीक बालों से दुनिया की सबसे महंगी शॉल बनती है। और मुर्गियों का तो क्या ही कहना। हाँ, मुर्गियों की दुनिया का रॉक स्टार मध्य प्रदेश का कड़कनाथ। इसका खून, मांसपेशियां और हड्डियां तक काली होती हैं। इसमें मेलानिन इतना ज्यादा होता है कि इसे बाकायदा जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया है। कड़कनाथ की खासियत सिर्फ उसका रंग नहीं है, बल्कि उसमें फैट की मात्रा बहुत कम और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो बाजार में आम ब्रॉयलर मुर्गे से कई गुना महंगी कीमत पर बिकता है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। वो क्या? मतलब एक तरफ हमारे पास थार पारकर जैसी जबरदस्त हीट रेजिस्टेंट नस्ल है, कड़कनाथ है, भदावरी है, ये सब हमारे पर्यावरण के चैंपियन हैं। लेकिन फिर स्रोत का डेटा बताता है कि होल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी जैसी विदेशी और क्रॉस ब्रीड गायों की संख्या में 27% का भारी उछाल आया है। हाँ। जबकि हमारी अपनी देसी नस्लों की संख्या 6% घट गई है। इतना ही नहीं, सुअरों की संख्या में 12% की भारी गिरावट आई है। अगर देसी नस्लें इतनी ही शानदार और बीमारियों से लड़ने में सक्षम है, तो किसान विदेशी नस्लों की तरफ क्यों भाग रहा है? ये तो घाटे का सौदा लगता है। अब ये घाटे का सौदा नहीं है, ये डेयरी के क्रूड अर्थशास्त्र का सीधा परिणाम है। जैसा कि हमने पहले देखा, किसान के पास जमीन सिर्फ 1 हेक्टेयर बची है, उसके पास चारागाह नहीं है, चारा खरीदना पड़ता है जो बहुत महंगा है। राइट। अब अगर वो थार पारकर पालता है तो वो उसे कठिन मौसम में बचा तो लेगी, लेकिन दिन का सिर्फ 6 से 8 लीटर दूध देगी। अच्छा। वहीं यूरोप से आए होल्स्टीन फ्रीजियन एक मिल्क मशीन की तरह है, वो दिन का 20 से 30 लीटर तक दूध दे सकती है। यानी ये सर्वाइवल बनाम प्रोडक्शन की लड़ाई है। बिल्कुल। जब किसान बाजार से महंगा चारा खरीदता है तो उसे उस चारे के बदले ज्यादा से ज्यादा दूध चाहिए ताकि उसकी EMI और घर का खर्च निकल सके, इसलिए वो विदेशी नस्लें पालता है। लेकिन इस मिल्क मशीन को भारत की भीषण गर्मी में पालने की एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। होल्स्टीन यूरोप की ठंड के लिए बनी है, वो राजस्थान या यूपी की 45 डिग्री गर्मी कैसे सहेगी? यही वो ट्रेड ऑफ या समझौता है जो किसान करता है। विदेशी नस्लें दूध तो ज्यादा देती हैं, लेकिन भारत की गर्मी में वो भयंकर तनाव में रहती हैं, स्ट्रेस में। हाँ, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है और वे आसानी से संक्रामक बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। उन्हें कूलर और महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। और यहीं से हम अपनी चर्चा के सबसे नाजुक और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं, मूक चुनौतियां, यानी वो बीमारियां जो इन खेतों और तबेले में एक खामोश तबाही मचा रही हैं। क्योंकि जब आप एक जीव को उसके बायोलॉजिकल लिमिट से ज्यादा पुश करते हैं तो सिस्टम क्रैश होना शुरू हो जाता है। और ये क्रैश सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है, ये उस मिट्टी से शुरू होता है जिस पर वे पल रहे हैं। स्रोत में पशुओं की कुछ बहुत ही खौफनाक बीमारियों का जिक्र है,
जैसे खुरपका और मुंह पका रोग यानी फुट एंड माउथ डिजीज, जो एक अत्यधिक संक्रामक वायरस से होता है, लंपी स्किन रोग जिसने हाल ही में लाखों गायों की जान ली। पूरे डेयरी सेक्टर को हिला के रख दिया था उसने। बिल्कुल, लेकिन इन वायरल बीमारियों के बीच एक बीमारी ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, मिल्क फीवर। हाँ, मिल्क फीवर। मन से नहीं होता, ये सिर्फ शरीर में कैल्शियम की अचानक कमी से होता है। ये कैसे संभव है? ये उसी मिल्क मशीन वाले दबाव का नतीजा है। मिल्क फीवर असल में एक गंभीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। जब एक भारी दूध देने वाली गाय बच्चे को जन्म देती है तो उसके शरीर को अचानक दूध बनाने के लिए भारी मात्रा में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन कैल्शियम तो हड्डियों में होता है ना, फिर बीमारी कैसे बन जाती है? क्योंकि दूध के रास्ते कैल्शियम शरीर से इतनी तेजी से बाहर निकलता है कि गाय का शरीर अपनी ही हड्डियों से उस कैल्शियम को उतनी तेजी से खींच नहीं पाता। खून में कैल्शियम का स्तर अचानक गिर जाता है। ओहो। नसें और मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और गाय पैरालाइज होकर गिर पड़ती है। ये बुखार नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कोलैप्स है, क्योंकि हम उस जानवर से उसकी शारीरिक क्षमता से ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। ये सच में डरावना है। एक जीव का शरीर हमारी मांग पूरी करने के लिए खुद को ही अंदर से खोखला कर रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पशुओं तक सीमित नहीं है। स्रोत में जब फसलों की बीमारियों का जिक्र आता है तो वहां भी पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। फसलों में भी आप उसी तरह के बायोलॉजिकल कोलैप्स को देख सकते हैं। हाँ, डेटा गन्ने के लाल सड़न रोग या रेड रॉट की बात करता है। स्रोत इसे सीधे तौर पर गन्ने का कैंसर कहता है, जो एक फंगस के कारण होता है। हाँ, फंगस गन्ने के तने के अंदर घुसकर उसकी पूरी चीनी को खा जाता है और जब आप उस गन्ने को चीरते हैं तो उसमें से सिरके या शराब जैसी खट्टी बदबू आती है। फिर गेहूं का करनाल बंट रोग भी है। बिल्कुल, वो भी एक फंगस है जो गेहूं के दानों को एक काले पाउडर में बदल देता है। इस बीमारी की सबसे अजीब बात यह है कि पूरा खेत सड़ी हुई मछली जैसी गंध मारने लगता है। और तंबाकू का मोज़ेक रोग, जिसे दुनिया में सबसे पहले खोजा गया वायरस माना जाता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये फंगस और वायरस तो सदियों से पर्यावरण में मौजूद हैं। फिर अचानक से फसलें और पशु इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं कि वे इनका शिकार बन जाते हैं? इसका जवाब स्रोत के एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट में छिपा है। और ये डेटा पॉइंट पूरी कहानी का नजरिया ही बदल देता है। कौन सा डेटा पॉइंट? धान का खैरा रोग और मक्के का व्हाइट बड रोग। ये दोनों बीमारियां किसी बाहर से आए वायरस या फंगस के हमले से नहीं होती। तो किससे होती हैं? ये महज इसलिए होती हैं क्योंकि मिट्टी में जिंक की कमी हो गई है। इसी तरह नींबू का ड्राई बैक रोग मिट्टी में तांबे यानी कॉपर की कमी से होता है। अरे वाह! अगर हम इस डेटा को मिल्क फीवर के कैल्शियम वाले डेटा के साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। समस्या हवा में उड़ने वाले वायरस या फंगस में नहीं है, असली समस्या हमारी मिट्टी में है। ये एक बहुत ही शानदार निष्कर्ष है। हरित क्रांति के बाद से हमने एक ही जमीन पर साल दर साल बिना रोके फसलें उगाई हैं। हमने मिट्टी से जिंक, कॉपर, मैंगनीज जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व तो खींच लिए, लेकिन वापस सिर्फ यूरिया डाला, सिर्फ नाइट्रोजन। बिल्कुल। जब मिट्टी ही कुपोषित हो गई तो उसमें उगने वाला पौधा कमजोरी होगा ना। और उस कमजोर कुपोषित पौधे को जब हमारा पशु खाएगा तो वो भी अंदर से कमजोर होगा, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिरेगी और वो लंपी या मिल्क फीवर का शिकार होगा। और अंत में जब वही दूध या अनाज इंसान की थाली में आएगा तो वो भी अंदर से कमजोरी होगा। ये एक पूरा चक्र है, मिट्टी से लेकर हमारी डाइनिंग टेबल तक। और यही बात इस पूरी चर्चा के कोर को परिभाषित करती है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, आज की इस लंबी और गहरी पड़ताल से एक बात पूरी तरह से साबित हो जाती है, ये सारा डेटा, चाहे वो सैटेलाइट से नापे गए जंगल हो, 1.08 हेक्टेयर का छोटा होता खेत हो, जलेबी के आकार के सींग वाली मुर्रा भैंस का अर्थशास्त्र हो, या मिट्टी में जिंक की कमी से पीला पड़ता मक्का हो, ये सिर्फ सरकारी फाइलों में बंद आंकड़े नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस इकोसिस्टम की एक जीवंत डायरी है जो हम सबको जिंदा रखे हुए हैं। अगर हम इस डायरी के पन्नों को नजरअंदाज करेंगे तो हम अपनी ही जड़ों को कमजोर कर रहे होंगे, क्योंकि अंततः सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत के डेटा से प्रेरित एक विचार मैं श्रोताओं के मन में जरूर छोड़ना चाहूंगी। वो क्या है? हमने चर्चा के बीच में बात की थी कि नई 11वीं कृषि गणना 100% डिजिटल हो गई है। ऐप्स और स्मार्टफोन के जरिए बहुत तेजी से दर्ज किया जा रहा है कि जमीन का मालिक कौन है, खेत का आकार क्या है। हाँ, जो क्लाउड पर सेव हो रहा है। बिल्कुल, ये डेटा सीधे क्लाउड पर सुरक्षित हो रहा है।
लेकिन जरा सोचिए उन लाखों गुमनाम खेतीहर मजदूरों और बटाईदारों के बारे में जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, जिनके नाम किसी लैंड रिकॉर्ड या डिजिटल ऐप में दर्ज नहीं होंगे, लेकिन जो 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में उस जमीन पर असली खून पसीना बहा रहे हैं। सही बात है। क्या ये शानदार और तेज डिजिटल तकनीक उस इंसान की मेहनत को पहचान पाएगी, या वे लोग डेटा और एल्गोरिदम के इस नए पारदर्शी युग में हमेशा के लिए पूरी तरह से अदृश्य हो जाएंगे? सुनने वालों के लिए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर कीजिएगा। ये सच में बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल है। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन जटिल स्रोतों को हमारा साथ मिलकर डिकोड करने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर एक नए विषय और नए नजरिए के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए विदा।